अस्सलाम वालेकुम। जो बच्चों आज हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो है रेडियो एक्टिविटी। बच्चों रेडियो एक्टिविटी है क्या? ये स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन है अनस्टेबल न्यूक्लाइड से। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि स्पॉन्टेनियस एमिशन होती क्या है। एक ऐसा एमिशन जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंडेंट ना हो वो स्पॉन्टेनियस एमिशन है। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी एलिमेंट पे एक्सटर्नल टेम्परेचर या प्रेशर बढ़ा दें तो उसके जो रेट ऑफ रेडिएशन है या रेडियो एक्टिविटी है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और फिर ये भी क्वेश्चन अराइज होता है कि अनस्टेबल न्यूक्लाइड क्या है। एक ऐसा न्यूक्लाइड अनस्टेबल कहलाएगा जिसमें जो कूलम्ब रिपल्सिव फोर्स है वो ज़्यादा हो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से। तो ऐसे न्यूक्लियस को हम अनस्टेबल न्यूक्लाइड कहते हैं। उसकी क्या वजह हो सकती है इसको हम थोड़ा डिटेल से नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तमाम ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 है यानी कि 83 एंड अबव, वो तमाम जो है वो नेचुरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। क्या 82 से नीचे वाले भी कोई रेडियो एक्टिव हैं? तो हाँ जी हैं, लेकिन वो ये नहीं कि उनमें से किसी का कोई आइसोटोप जो है वो रेडियो एक्टिव होता है। वो तमाम की तमाम जो है वो रेडियो एक्टिव नहीं होती। लेकिन 82 से ऊपर जितनी भी एलिमेंट्स हैं वो जो है वो रेडियो एक्टिव होती हैं। 82 जो एटॉमिक नंबर है ये लेड का है। तो इससे ऊपर जितनी भी एलिमेंट्स हैं नेचुरली अकरिंग वो रेडियो एक्टिव है। तो ऐसी एलिमेंट्स को नेचुरल रेडियो एक्टिव भी कहा जाता है। और इसका मतलब ये है कि आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव भी होती हैं ऐसी एलिमेंट्स जिन्हें हम जो है वो आर्टिफिशियल मेथड्स के ज़रिए रेडियो एक्टिव बनाएं, वो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव कहलाएंगी। तो अभी तक यही कि स्पॉन्टेनियस एमिशन और हमें पता होना चाहिए अनस्टेबल न्यूक्लाइड क्या होता है। क्या ऐसी भी एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से कम है और वो रेडियो एक्टिव हैं या नहीं, और नेचुरल रेडियो एक्टिव और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो इसे सबसे पहले हेनरी बैकरल ने 1896 में डिस्कवर किया। उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट में जो है वो यूरेनियम को लपेट के रखा, और जब उस फोटोग्राफिक प्लेट को खोला तो उस पर ट्रेसेस थे रेडिएशन के। उन्होंने जज किया शुरू में, जो कि गलत था, कि जो ये एलिमेंट्स हैं ये सन से रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती हैं और फिर उसे एमिट करती हैं, और इससे फोटोग्राफिक प्लेट जो है वो अफेक्ट हो जाती है। लेकिन फिर जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स जारी रखे तो उन्होंने देखा कि जब धूप नहीं होती फिर भी वो फोटोग्राफिक प्लेट जो है वो अफेक्ट हो जाती है। तो इससे उन्हें अंदाज़ा हुआ कि ये जो रेडिएशंस हैं ये कोई इंटरनल ऐसा फिनोमेना हो रहा है उसी मटेरियल के अंदर, जिसकी वजह से फोटोग्राफिक प्लेट अफेक्ट होती है, ना कि धूप की वजह से वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके फोटोग्राफिक प्लेट को वो मटेरियल अफेक्ट करता है। इसमें मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी ने फर्दर रिसर्च की और डिस्कवर किया पोलोनियम और रेडियम को। पोलोनियम क्योंकि मैरी क्यूरी का जो कंट्री मुल्क था वो था पोलैंड, तो ये उनके नाम पे उनके एजाज़ में पोलोनियम जो है वो रखा गया। और रेडियम कार्बन रेडिएशन से निकला है। और इन बात पे मैरी क्यूरी वो वाहिद साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों में नोबेल प्राइज़ हासिल किया। तो अगर हम रेडियो एक्टिव कोई एलिमेंट है हमारे पास और अगर हम उसको एनालाइज करना चाहें तो उसे लेड कंटेनर के अंदर रखा है, उसे आपने गुजारा है इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसी रेडिएशंस हैं जो कि डिफ्लेक्ट होंगी पॉजिटिव प्लेट ऑफ द पॉजिटिव प्लेट की तरफ, कुछ जो है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ, और कुछ जो है वो स्ट्रेट पास हो जाएंगी। जो जाहिर है पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगी रेडिएशंस, इसका मतलब ये है कि वो पॉजिटिवली चार्ज हैं। सॉरी, जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी इसका मतलब है वो नेगेटिवली चार्ज है, और जो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगी इसका मतलब है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और जो स्ट्रेट पास होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि ना तो उन पे पॉजिटिव चार्ज है और ना ही नेगेटिव। तो
ये कहलाती हैं, आपको पता ही होगा, अल्फ़ा, बीटा और गैमा। ये पहले 3 ग्रीक लेटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और ये उनकी पेनिट्रेशन डेप्थ को भी, कि एक मटेरियल के अंदर वो कितना पेनिट्रेट कर रहे हैं, इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अल्फ़ा की पेनिट्रेशन, अल्फ़ा पहला लेटर है ग्रीक लेटर और इसकी पेनिट्रेशन सबसे कम है। बीटा दूसरा जो है वो ग्रीक लेटर और इसकी पेनिट्रेशन एज कंपेयर टू अल्फ़ा ज़्यादा होती है। और गैमा की जो पेनिट्रेशन डेप्थ है वो सबसे ज़्यादा होती है। और अगर हम पेनिट्रेशन डेप्थ और आयोनाइजेशन की बात करें तो जिसकी पेनिट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उसकी आयोनाइजेशन की एबिलिटी कंपैरेटिवली उतनी ही कम होगी। तो अभी जैसा कि बात की कि अल्फ़ा है, बीटा है और गैमा है। तो अल्फ़ा जो है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स हैं, पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस हैं और ये डिफ्लेक्ट होती है नेगेटिव प्लेट की तरफ। बीटा जो है वो पॉजिटिव और गैमा जो है वो अनडेविएटेड पास हुई है। तो जो अल्फ़ा है वो एक्चुअल में हीलियम न्यूक्लियस है, जीटा जो है वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं और गैमा हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो जैसा कि आपको अभी बताया कि अल्फ़ा जो है हीलियम न्यूक्लियस है, तो उस पर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हैं। बीटा जो है वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये पॉजिट्रॉन, ये बच्चों आपको याद हो हमने पेयर प्रोडक्शन में पढ़ा था पॉजिट्रॉन। ये जब हम बीटा डिके पढ़ेंगे तो उसमें पॉजिटिव बीटा डिके भी होता है और नेगेटिव बीटा डिके, तो उसमें हम नेगेटिव बीटा डिके में हम पॉजिट्रॉन को पढ़ते होते हैं। और गैमा पर आपको पता है चार्ज नहीं होता, ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज या फोटॉन्स हैं। क्वेश्चन बच्चों जो शुरू में अराइज होता था कि आखिर क्यों कुछ एलिमेंट्स जो है वो रेडियो एक्टिव हैं और कुछ जो है वो रेडियो एक्टिव नहीं है। ठीक है, इसके बारे में साइंटिस्ट ये कहते हैं कि एक फोर्स एग्जिस्ट करती है न्यूक्लियॉन्स के दरमियान और वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि वो चार्जेस पर डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब ये भी हुआ कि एक प्रोटॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर रहा है अगर वो उसका जो डिस्टेंस बिटवीन द प्रोटॉन्स है वो काफ़ी कम है, क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स तो है ही, लेकिन ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स है। तो इस वजह से अगर वो डिस्टेंस उससे ज़्यादा हो जाता है तो वो जस्ट रिपेल करते हैं, फिर उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन्स के दरमियान वो एग्जिस्ट नहीं करती। अभी जैसा कि आपको बताया कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि ये न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान भी एग्जिस्ट करती है। सो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करती है न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान और प्रोटॉन और प्रोटॉन के दरमियान। लेकिन ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, जैसा कि आपको ऊपर वाली फिगर में नज़र आ रहा होगा जहाँ पर 2 प्रोटॉन्स आपको दिखाए हैं। जब 2 प्रोटॉन्स आपस में काफ़ी करीब हैं तो वो उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कूलम्ब रिपल्सिव फोर्स के। लेकिन अगर आप बी फिगर में देखें तो वो ज़्यादा डिस्टेंस पर है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो जो है वो बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स है। तो यहाँ पर इनके दरमियान जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो ना होने के बराबर है, जबकि कूलम्ब रिपल्सिव फोर्स जो है वो अब भी उसकी वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि कूलम्ब रिपल्सिव फोर्स आपको याद हो कि डिस्टेंस के स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डिस्टेंस बढ़ाने से फोर्स तो कंपैरेटिवली कम हुई है, लेकिन उसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पे थोड़ा सा भी डिस्टेंस बढ़ने पे अच्छा खासा फ़र्क पड़ जाता है। तो जब हम एक स्टेबल न्यूक्लियस देखते हैं तो वहाँ पर उसका जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो क्या है, कंपैरेटिवली छोटा है। एक और बात जो आप गौर करेंगे कि जो न्यूक्लियस है उसमें ज़्यादातर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो शुरू में क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन्स के, तो क्या होता है कि कूलम्ब रिपल्सिव फोर्स जो है वो कंपैरेटिवली कम होती है, क्योंकि कूलम्ब रिपल्सिव फोर्स सिर्फ और सिर्फ चार्ज पार्टिकल के दरमियान ही एग्जिस्ट करती है और न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज पार्टिकल है वो हैं प्रोटॉन्स।
तो प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से जहाँ पर वो डिस्टेंस उनके दरमियान कम है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब वो प्रोटॉन जो कि फ़र्ज़ करें कि न्यूक्लियस के सेंटर में है और वो जो कि सरफेस पे है एक बड़े न्यूक्लियस में, तो वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे अगर उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो क्या है, ज़्यादा है। और आप अगर देखते जाएं तो आप देखेंगे कि एक वक्त ऐसा आता है कि जो लास्ट हमारा जो स्टेबल है ब्लड, उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा है कंपैरेटिवली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, लेकिन फिर भी जो कूलम्ब रिपल्सिव फोर्स है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसके बाद, जैसे कि 83 होता है, तो उसके बाद जो है वो कूलम्ब रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा हो जाती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कम हो जाती है और वो न्यूक्लियस स्प्लिट हो जाता है। तो यहाँ पर जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि जहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू कूलम्ब रिपल्सिव फोर्स के, तो क्या होगा, न्यूक्लियस स्टेबल होगा। लेकिन ऐसे जो है वो न्यूक्लियस जिसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वीक होगी और कूलम्ब रिपल्सिव फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी, वहाँ पर न्यूक्लियस स्प्लिट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन की। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन में होता क्या है कि एक अनस्टेबल न्यूक्लाइड जो है वो कंपैरेटिवली मोर स्टेबल न्यूक्लाइड में चेंज हो जाता है इमिटिंग रेडिएशन करके। मिसाल के तौर पे अल्फा बीटा या गैमा को वो इमिट करता है और इस तरह वो कंपैरेटिवली चेंज हो जाता है स्टेबल न्यूक्लाइड में। तो अब उसमें क्या होता है कि ये पेरेंट न्यूक्लाइड में कुछ चेंजेस होती हैं और वो पेरेंट न्यूक्लाइड में जो चेंजेस होती हैं वो चेंजेस जो है वो फॉलो करती हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एनर्जी, मोमेंटम वगैरह जो है, ये सारे जो है वो एप्लीकेबल होते हैं। मीन के वो जो लॉज हैं, बेसिक लॉज हैं, उनको फॉलो करते हुए होती हैं। तो वो जो चेंजेस हैं वो अल्फ़ा बीटा या गैमा जो है वो रेडिएशंस उसमें से निकलती हैं। अगर अल्फ़ा डिके होगा तो उसमें आपको पता है कि जो न्यूक्लियस है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, जो पेरेंट न्यूक्लियस है उसका जो मास नंबर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा 4 और एटॉमिक नंबर डिक्रीज़ हो जाएगा बाय 2। तो अब ज़्यादातर जिसमें, यानी कि एक बड़ा न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद अच्छी खासी हो, उसमें ऐसा होता है। अब इसमें आपको नज़र आ रहा होगा रेडियम जो है वो Ra22688 में वो चेंज हो गया Rn में। अब ऊपर देखिए 226 में 4 कम हो गया और बाकी रह गया 222 और 88 में 2 कम हो गया जो एटॉमिक नंबर था और बाकी बचा 86। अगर आप दोनों साइड्स पर ऐड करके देखें तो 222 और उसमें से हीलियम यानी कि अल्फा पार्टिकल बाहर निकल गया। तो यहाँ पर चाहे आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो लगाएं या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाएं, तो दोनों ही जो है वो ओबे हो रहे हैं लॉ। तो बच्चों जो नेक्स्ट हम पढ़ने लगे हैं वो है बीटा डिके। बीटा डिके वैसे तो दो टाइप्स का होता है, एक पॉजिटिव बीटा डिके और नेगेटिव बीटा डिके। हमारा जो सिलेबस है उसमें सिर्फ नेगेटिव बीटा डिके है। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि जब नेगेटिव बीटा डिके होगा तो जो पेरेंट न्यूक्लियस है उसका मास नंबर पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो एक इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप देखें कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और चार्ज को फॉलो कर रहा है कि एक्स ए जी है और दूसरी तरफ वाई बना है, वाई का जो मास नंबर है, इलेक्ट्रॉन का मास नंबर है 0, तो ए और 0 ऐड हो तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 0 ए ही आया। लेकिन इधर दूसरी साइड पर z प्लस 1 है और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज नंबर है -1, तो z प्लस 1 -1 और इक्वल टू जी आ जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए। इसके लिए हम जो वजाहत यूज़ करते हैं बच्चों वो ये है कि हम ये कहते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक न्यूक्लियस है। ऐसे फ़र्ज़ करते हैं जैसे कि ये प्रोटॉन है, उसमें 2 प्रोटॉन्स हैं फ़र्ज़ करते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ कि जब जो है मतलब बीटा डिके होता है तो इसमें एक जो न्यूट्रॉन है वो चेंज हो जाता है एक प्रोटॉन में और साथ में एक इलेक्ट्रॉन में। अगर हम उसे रिलेशन के फॉर्म में लिखें तो n का मास नंबर 1 न्यूट्रॉन का और चार्ज नंबर 0, और वो चेंज हो जाता है एक प्रोटॉन में जिसका मास नंबर 1 और चार्ज नंबर 1।
और एक इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन का मास नंबर 0 और चार्ज नंबर -1। तो अगर आप इन्हें ऐड करें तो 1 + 0 1, ठीक है, और 1 - 1 0, ये 0, ठीक हो गया। तो इस तरह आप देखें कि राइट साइड और लेफ्ट साइड जो है उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन और चार्ज और मास जो है वो फॉलो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एक साइंटिस्ट थे गालबन जो है वो वुल्फगैंग पॉली जो है वो थे, और उन्होंने ये डिस्कवर किया कि ये जो रिएक्शन है ये कंप्लीट नहीं है, बल्कि इसमें एक और भी पार्टिकल है जिसे एंटी न्यूट्रिनो हम कहते हैं, वो होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो मास, एनर्जी और मोमेंटम है उसमें कुछ फ़र्क आ रहा है। तो हमारी बुक में क्योंकि ये रिलेशन लिखा हुआ है तो मैंने भी इसी को ही फॉलो किया है, लेकिन एक्चुअल में ये रिएक्शन पूरा नहीं है, बल्कि इसमें साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो भी ऐड करना चाहिए, जो प्रोडक्ट बनती है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो। इसी तरह जब हम पॉजिटिव बीटा डिके की बात करेंगे तो उसमें बच्चों एक प्रोटॉन चेंज हो जाएगा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रिनो में। तो खैर जो हमारी बुक में हम उसी को ही फॉलो किया, और यहाँ पर कार्बन 14 6 है और वो चेंज हो गया नाइट्रोजन 14 7 में, और साथ में एक बीटा पार्टिकल। अब देखिए 14 14 ही रहा, लेकिन 6 जो एटॉमिक नंबर है वो चेंज हो गया 7 7 में, ठीक है। और जो लास्ट है हमारा वो है गैमा डिके, ठीक है। अब गैमा डिके में होता क्या है बच्चों कि एक न्यूक्लियस है, उसका एनर्जी लेवल कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, और वो एक्साइटेड स्टेट से कंपैरेटिवली जो है वो लो एनर्जी स्टेट में आता है, डी एक्साइटेड स्टेट में, और इस दौरान वो हाई एनर्जी फोटॉन्स यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जो है वो गैमा रेज को एमिट करता है। ये क्योंकि ये रेज हैं और इसमें ना तो कोई मास नंबर पे फ़र्क पड़ता है और ना ही चार्ज नंबर पे। हाँ, पहले एनर्जी ज़्यादा होती है और बाद में जो एनर्जी है न्यूक्लियस की वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है। तो ये इक्वेशन लिखी है, ये शायद क्लियर नहीं है। यहाँ पर आई के ऊपर जो है आयोडीन के ऊपर एक स्टार बना हुआ है, ठीक है, 12553 है, तो वो चेंज हो जाता है आई 12553 में और गैमा को। तो ये जो स्टार है ये एक्साइटेड स्टेट, और स्टार ना होना मतलब कंपैरेटिवली जो है वो लो एनर्जी स्टेट में वो न्यूक्लियस आ गया है। ये लास्ट में बच्चों ये एक समरी है कि जिसमें ये बताया गया है कि अल्फ़ा बीटा और जो गैमा डिके हैं ये कब होते हैं, और एग्जांपल्स दी हुई हैं और उनकी जर्नल इक्वेशंस लिखी हुई हैं, और कौन सा जो न्यूक्लियस है वो चांसेस हैं कि वो ये इमिट कर सकता है। तो बच्चों इन्हें देख लीजिएगा, टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है, और अपना क्वेश्चन है तो लाजमी जो है वो गूगल क्लासरूम के कमेंट बॉक्स में पूछेगा। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।